बाकी लोग तो कनेक्ट हुए अभी तक। आज क्लास में हम लोग पढ़ना है डिमांड के बारे में कि डिमांड का लॉ कौन सा है और डिमांड क्या होती है। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन एंड कंज्यूमर सरप्लस, इतना पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड। इकोनॉमिक्स में डिमांड जो है एक जो वस्तु होती है उसकी मात्रा होती है जिससे जो कंज्यूमर होते हैं एक निश्चित अवधि के दौरान उसकी कई जो कीमतें होती हैं उनको खरीदने के लिए तैयार होते हैं या सक्षम होते हैं। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही है मुझे। क्या हो रही है स्क्रीन? मैम मतलब दिख ही नहीं रही मुझे, विजिबल नहीं है। यस मैम विजिबल है। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं दिख रही होगी। हमारे यहाँ कम नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, जो डिमांड होती है वो एक जो कोई वस्तु होती है जिसे जो कंज्यूमर होते हैं वो एक निश्चित अवधि के दौरान जब कई सारी कीमतें होती हैं उसकी भिन्न भिन्न, उसमें जब उसको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं और उसमें सक्षम होते हैं उसको खरीदने के लिए, उसको मैम जैसे कि इस टाइम पे सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड हो रही है। हाँ, तो इसको डिमांड बोलेंगे ना। किसी आप इस समय जैसे अगर थोड़ी सी प्राइस हाई भी है फिर भी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं उसको। जी। Demand for a specific item is a function of an item's perceived necessity, price, perceived quality, convenience, available alternative, purchaser, disposable income and taste and many other factors. जो प्राइस है और उसकी जो डिमांड है इसके बीच के संबंध को डिमांड कर्व भी कहा जाता है। जब कोई विशिष्ट वस्तु की जो डिमांड होती है उसकी जो आवश्यकता होती है, उसका जो मूल्य होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है और उपलब्ध कई सारे विकल्प भी हो सकते हैं ना, उसके वैरायटी जो होती है, तो उसका एक कार्य होता है। ये कई जो अन्य कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनका भी एक कार्य होता है। ये लॉ ऑफ डिमांड, जो डिमांड होती है उसका एक लॉ होता है, नियम होता है। जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो ये कहता है कि जो अदर जो फैक्टर्स हैं, जैसे किसी वस्तु या फिर कोई सेवा है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो मांग है, वो एक दूसरे के विपरीत होगी। जो कीमत होगी और जो मांग होगी एक दूसरे के विपरीत होगी। इनका जो संबंध होगा, जो डिमांड और प्राइस है, इनका जो संबंध होगा वो अपोजिट होता है। जैसे जब प्राइस जो है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है जब इंक्रीज होगा तो डिमांड जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड का नियम है। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो
प्राइस कम होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर व्हेन द प्राइस चेंज। जब जो प्रोडक्ट है उसका जब प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है, तो उस टाइम पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, उसकी जो चॉइस होती है बिहेवियर की, वो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। इन द मार्केट, assuming other factors affecting demand being constant, when the price of a good rises, it leads to fall in the demand of that good. और ये भी बताता है कि मार्केट में जो इंजम्पशन है, फैक्टर्स हैं जो कौन कौन से अफेक्ट करते हैं जो डिमांड है उसमें, वो कांस्टेंट रहते हैं, बल्कि जबकि जो प्राइस है वो अगर वस्तु का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा दिया गया है, तो जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। ये एक नेचुरल चॉइस होती है कंज्यूमर बिहेवियर की। This happens because a consumer hesitates to spend more for the good with fear of going out of cash. ये इस वजह से होता है कि जो कंज्यूमर है वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं ज्यादा मनी स्पेंड करने में। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा स्पेंड करेंगे तो हो सकता है उनके पास उतनी जो कैश है, उनके पास जो पैसा है वो ना बचे। डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स द डिमांड कर्व इज द graphical representation of the relationship between the price and the quantity that consumer are willing to purchase. जो डिमांड कर्व होता है उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो कंज्यूमर है वो जो गुड्स है या सर्विसेज है उसको परचेज करने के लिए एबल है, उसके लिए एक कर्व बनाया जाता है। और ये जो कर्व होता है वो प्राइस जो है कमोडिटी का या सर्विस का, उसके चेंज को शो करता है, और उनकी जो फिर उसकी जो डिमांड है उसमें कितना इंक्रीज हुआ उसको शो करता है। प्राइस चेंज को शो करेगा और डिमांड जो इंक्रीज होगी या लो होगी उसको शो करेगा। अकॉर्डिंग टू कोटलर, डिमांड की जो स्टेट और पॉसिबल है वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। नेगेटिव डिमांड, नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, लेटेंट डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड, इरेगुलर डिमांड, फुल डिमांड, ओवरफुल डिमांड और अनहोलसम डिमांड। नेगेटिव डिमांड क्या होती है? कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। नेगेटिव डिमांड में क्या होता है? कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को डिसलाइक करते हैं, नापसंद कर देते हैं और उसमें पे करने को भी अवॉइड करते हैं, मतलब उसको खरीदना नहीं चाहते, उसमें कोई मनी स्पेंड नहीं करना चाहते। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, इसके बारे में जो कंज्यूमर होते हैं वो अनअवेयर होते हैं और अनइंटरेस्टेड होते हैं। जो प्रोडक्ट होंगे इस टाइप के, उसमें कंज्यूमर जो है ज्यादा उनको जानकारी नहीं रखनी होती उसके बारे में और ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते। लेटेंट डिमांड, कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? कंज्यूमर जो है वो काफी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें और काफी नीड जो होती है इनकी होती है इसमें, और वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। डिक्लाइनिंग डिमांड, consumers begin to buy the product less frequently or not at all. इसमें क्या होता है? जो कंज्यूमर होते हैं वो फ्रिक्वेंटली जो है वो प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है या फिर बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं। इस वजह से धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इरेगुलर डिमांड, कंज्यूमर परचेजेस vary on a seasonal, monthly, weekly, daily और even hourly basis। जो इरेगुलर डिमांड होती है वो किस पे बेस होती है? या तो सीजन पे बेस होगी। कई बार क्या होता है, जो सीजनल फ्रूट होते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मंथली डिमांड भी बेस होता है ये।
डेली और जो आवरली बेसिस पे भी इसकी जो डिमांड होती है वो परचेज की, वो भी डिफरेंट होती है। फुल डिमांड, कंज्यूमर आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल प्रोडक्ट्स पुट इनटू द मार्केट प्लेस। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट प्लेस में जो होते हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है। ओवरफुल डिमांड, more consumers would like to buy the product than can be satisfied। कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट कुछ ऐसे होते हैं जिससे वो सेटिस्फाइड रहते हैं, फिर भी उसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा उसको परचेज करना चाहते हैं। अनहोलसम डिमांड, कंज्यूमर में बी अट्रैक्टेड टू प्रोडक्ट दैट हैव अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। कई बार क्या होता है, जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होते प्रोडक्ट, उनके लिए भी कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं, उनकी डिमांड जो है तो बढ़ने लगती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ measurement of the changes in consumption of a product in relation to a changes in its price। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक मेजरमेंट होता है, जो प्रोडक्ट जो है जो जिसका कंजप्शन चेंज हुआ है, उसका जिसका प्राइस चेंज हुआ है, उसके रिलेशन को बताता है। प्राइस इलास्ट, जैसे अगर प्राइस बढ़ गया है किसी प्रोडक्ट का, तो उसका जो डिमांड होगी वो कितनी इंक्रीज हुई, कितनी कम हुई, उनके बीच के रिलेशन को बताता है। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे क्वांटिटी, जब प्राइस जो लो होता है तब क्वांटिटी ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है प्रोडक्ट की। वहीं जब प्राइस जब हाई कर दिया जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो उनके बीच के जो डिफरेंस होता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन, लॉ ऑफ कंजप्शन जो है एंजल्स के थ्रू दिया गया है। एंजल्स लॉ इज एन इकोनॉमिक थ्योरी introduced in 1857 by Ernest Engel, a German statistician, stating that the percentage of income allocated for food purchase decreases as income rise। इनका जो कंजप्शन का लॉ है, ये एक तरीके से इकोनॉमिक थ्योरी है जो 1857 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसको एंजल्स ने किया था इंट्रोड्यूस, और ये एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने जो खाने वाली वस्तुएं हैं, हाउस होल्ड जो चीजें हैं, जो फूड हैं, उनके परचेज में जो जैसे इनकम जो इंक्रीज हुई है, उसके परचेज में क्या चेंजेस आए हैं उनको बताता है। एज अ हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज, द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीज। जैसे हाउस होल्ड जो इनकम है अगर वो इंक्रीज होती है, इनका कहना था जब हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होगी तो जो फूड में जो स्पेंड करने का परसेंटेज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जबकि जो लग्जरियस वस्तुएं होती हैं उसमें इनका जो परसेंटेज होता है स्पेंड करने का मनी वो इंक्रीज हो जाता है। He has given 3 preposition, इन्होंने 3 preposition दिए हैं। जैसे फर्स्ट है, as income increase the proportion of income spent on food decrease through the actual amount of money spent on food increase। जैसे जब इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो इनका कहना था कि वो फूड में स्पेंड करने का जो है वो कम हो जाता है, बल्कि जबकि एक्चुअल जो उनकी मनी है वो ज्यादा खर्च होती है, क्योंकि वो उनकी लग्जरियस जो चीजें हैं उनमें खर्च हो जाती है। द प्रोपोर्शन स्पेंड ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस, कल्चरल वांट, रिक्रिएशन, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज। जैसे जैसे इनकम जो है वो बढ़ती है, वैसे वैसे जो पर्सनल कुछ खर्चे होते हैं और कुछ कल्चरल वांट्स होती हैं, एजुकेशन और हेल्थ है, इनमें इसका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है खर्च करने का।
थर्ड है द प्रोपोर्शन स्पेंट ऑन शेल्टर, क्लॉथिंग, लाइटिंग एंड फ्यूल रिमेन प्रैक्टिकली अनचेंज व्हाट एवर द इनकम मे बी। और इनका कहना था कि जो इनकम है वो कब अनचेंज रहेगी, जब वो क्लॉथिंग पे या फिर शेल्टर पे या लाइटिंग वगैरह में है खर्च कर रहे हैं या फ्यूल में खर्च कर रहे हैं, तो वो चेंज नहीं होती, वो पहले जैसी ही रहेगी, चाहे इनकम इंक्रीज हो और चाहे डिक्रीज हो। Engel's law similarly state that lower income household spend a greater proportion of their available income on food and middle or higher income household। और इसी में इन्होंने सेम ये कहा है कि जब इनकम जो है, हाउस होल्ड इनकम जो है वो कम होगी, तो इनका जो मनी जो खर्च करने का प्रोपोर्शन होगा इनकम से, जो भी अवेलेबल इनकम है उसमें से वो फूड में मिडिल उसमें होगी और हायर इनकम में होगी। जब फूड कॉस्ट जो है इंक्रीज होगी, both food for at home and food away from home, the percentage spent by lower income household is expected to increase। जैसे जो लोअर कॉस्ट फूड की जो कॉस्ट है जब इंक्रीज होगी, तो चाहे वो घर पे बना खा रहे हो या घर से बाहर खा रहे हैं या रेस्टोरेंट वगैरह में, तो उनका जो परसेंटेज है स्पेंड करने का मनी वो इंक्रीज होगा। जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं उनके लिए है ये। The relationship and importance of household income to food consumption is well ingrained in popular economics principle today, particularly with population health and improving the quality of health, a prominent rallying point of all developed market। तो आज के समय में जो हाउस होल्ड इनकम है, फूड का कंजप्शन है, उनके बीच में एक रिलेशन है। जैसे हेल्थ को इम्प्रूव करने की, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी हेल्थ की जो क्वालिटी है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए मार्केट में कई सारी चीजें अवेलेबल हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई है इसमें लॉ ऑफ कंजप्शन में, द वेरी पुअर माइट स्पेंड एज मच एज 1/2 ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, सो देयर बजट कैन बी सेड टू बी फूड इंटेंसिव और स्पेशलाइज्ड। जो बहुत ही गरीब होते हैं वो अपने जो उनकी इनकम है उसका आधा जो है फूड में ही खर्च कर देते हैं, इसलिए इनका जो बजट है उसको फूड इंटेंसिव या स्पेशलाइज्ड बजट भी बोल सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज एन इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बेनिफिट। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एक इकोनॉमिक मेजरमेंट होता है कंज्यूमर बेनिफिट को मेजर करने के लिए। A consumer surplus happens when the price that consumer pay for a product or service is less than the price they are willing to pay। इसमें क्या होता है, जो ये कब कंज्यूमर सरप्लस कब घटित होता है, जब किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो काफी कम है जबकि वो पहले काफी ज्यादा थी। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस थी 100 रुपए, अब उसको घटा के कर दिया गया है 70 रुपए, तो कंज्यूमर का जो सरप्लस होगा वो 30 होगा। जो 30 रुपए का जो बेनिफिट हुआ कंज्यूमर को वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। It's a measures of the additional benefit that consumer receive because they are paying less for something than what they were willing to pay। जैसे जो ये एक मेजर होता है एडिशनल बेनिफिट का, इसमें जो कंज्यूमर है वो जितना पे कर सकते थे उससे भी उनको कम पे करना पड़ रहा है। The concept of consumer surplus was developed in 1844 to measure the social benefit of public goods such as national highway, canals and bridge। तो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट था वो 1844 में आया था और ये सोशल बेनिफिट्स के लिए था, जो भी पब्लिक गुड्स हैं जैसे नेशनल हाईवे, कैनाल, ब्रिज हैं, इनके लिए था। It has been an important tool in the field of welfare economic and the formulation of tax policy by government। ये काफी इम्पोर्टेंट टूल था वेलफेयर इकोनॉमिक्स में के फील्ड में, और जो टैक्स पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके लिए।
कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो कंज्यूमर सरप्लस है वो इकोनॉमिक थ्योरी मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, जो कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर गेन फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ गुड और सर्विस, जिसमें जो कंज्यूमर है वो एक यूनिट और ऐड करके उससे सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है। जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं उसमें जब कम प्राइस में मिलेगा तो वो उसमें और यूनिट ऐड कर लेगा, जिससे कि उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। जो यूटिलिटी है गुड्स और सर्विसेज की वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है डिफरेंट रहती है, उनकी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो भी डिफरेंट रहेगी। मेजरिंग कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस को कैसे मेजर करते हैं? द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस। जो डिमांड कर्व था जिसमें प्राइस चेंज और उसके बारे में बताया गया था, तो उसमें क्या होता है, ये कंज्यूमर सरप्लस को भी रिप्रेजेंट करता है। It shows the relationship between the price of the product and the quantity of the product demanded at that price, which price drawn on the y-axis of graph। इसमें क्या होता है, जो प्राइस है उसके चेंजेस कितने हुए और उसके हिसाब से फिर जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो कितनी डिमांड हुई, उनके रिलेशनशिप को बताता है। जब क्योंकि जो डिमनाइजिंग मार्जिनलिटी यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होगा, मतलब जब प्राइस घटेगा तो उसको डाउनवर्ड में रखा जाएगा। एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, फॉर एग्जांपल जैसे कोई टिकट एयरलाइन टिकट खरीदा है, जिसे डिज्नी वर्ल्ड घूमना चाह रहे हैं, स्कूल वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, अब वो 100 का था, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको, अगर आपको 300 में भी मिलता तो आप वो भी पे कर देते, बट आपने उसको 100 में खरीद लिया, तो जो 300 और 100 के बीच में 200 का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, जिससे कि कंज्यूमर काफी सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो डिमांड वाला पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एंजल्स लॉ ऑफ कंजप्शन पढ़ा और कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे सप्लाई। इसमें पढ़ेंगे सप्लाई क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इनके बारे में पढ़ेंगे।